बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस क्लासेस के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक बड़ा ही अहम टॉपिक है और ख़ास तौर पे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे, अच्छी तरह से बात को समझेंगे। ये आप जहन में रखें कि जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं या किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन करते हैं तो वो असल में एक प्रोसेस से गुजर के हो रही होती है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इस प्रोसेस को समझना बड़ा ज़रूरी है। यानी बाज़ ये होता है कि हम जो बात कहना चाह रहे होते हैं अगला बंदा उसका कोई और ही मतलब निकाल रहा होता है, या जितनी बात हम अगले शख्स तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं उतनी उस तक पहुंच नहीं पा रही होती। रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही होती हैं, कुछ बैरियर्स आते हैं, कहीं पे कोई कमी रह जाती है इस प्रोसेस के अंदर, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन वाला जो मकसद है वो पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाता और बाज़ुका तो कुछ गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये जो मिस कम्युनिकेशन होती है ये कुछ झगड़ों की और तनाज़ात की वजह भी बन जाती है। तो इस प्रोसेस को समझना ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी और हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस असल में इसको 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। ये एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं और इन 6 हिस्सों में दो जो सबसे अहम इसके फैक्टर्स होते हैं इस प्रोसेस के, वो तो होते हैं सेंडर और रिसीवर, यानी बात को करने वाला और बात को सुनने वाला। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सेंडर हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप रिसीवर हैं। यानी जो कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस जो है ये सेंडर से शुरू होकर रिसीवर पे जाके ख़त्म होता है। लेकिन इस दौरान 4 स्टेप्स और भी आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं सेंडर से। सबसे पहला जो काम होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जहाँ से कम्युनिकेशन शुरू होती है, वो ये होता है कि जो सेंडर होता है ही कलेक्ट्स some ideas, some thoughts, some concepts in his brain। अपने दिमाग में जो उसने कम्युनिकेट करना होता है उसको तरतीब देता है, उसको इकट्ठा करता है, उसको कलेक्ट करता है। यानी ये सबसे पहला स्टेप है। इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ जो ख्यालात मेरे जहन में आ रही हैं उनको आप तक पहुँचा रहा हूँ। यानी ये जो कम्युनिकेशन हमारे दरमियान हो रही है ये शुरू उन थॉट्स की कलेक्शन से ही हो रही है। यानी ये जो सेंडर होता है ये कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, शुरू करता है, बात का आगाज़ करता है। और इनिशिएट कहाँ से करता है? ख्यालात को तरतीब देता है। तो वो जो ख्यालात को जब वो तरतीब दे लेता है यहाँ पर पहला स्टेप जो है वो मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरे स्टेप पे वो क्या करता है? दूसरे स्टेप को हम कहते हैं एनकोडिंग। अब देखिए वो जो ख्यालात हैं, जिन ख्यालात को मैंने आप तक पहुंचाना है या किसी भी सेंडर ने रिसीवर तक पहुंचाना है, वो ख्यालात वो कोई टेंजिबल चीज़ें तो नहीं हैं, वो कोई नज़र आने वाली चीज़ें तो नहीं है, ना ही उन ख्यालात को, तसव्वुरात को सुना जा सकता है। तो फिर वो क्या करता है? वो ये करता है कि उन ख्यालात को, उन तसव्वुरात को, थॉट्स को वो एनकोड करता है। यानी कुछ ऐसे सिंबल्स में कन्वर्ट करता है जिन सिंबल्स को देखा जा सके आँख से, या कम से कम उनको सुना जा सके। वो जो सिंबल्स होते हैं वो जो एनकोडिंग करने के लिए मुख्तलिफ जो चीज़ें वो इस्तेमाल करता है वो आपको पता है उनमें सबसे पहले तो होते हैं वर्ड्स, अल्फाज। ये जितने भी अल्फाज हम बोलते हैं ये असल में कोड्स होते हैं। ये हमारे थॉट्स के, हमारे ख्यालात के कोड्स होते हैं जिनमें हमने अपने ख्यालात को एनकोड किया होता है, उनके अंदर कन्वर्ट किया होता है। ये अल्फाज कैरियर्स होती हैं, कैरियर्स। यानी ये हमारी बात को या हमारे ख्याल को, हमारे तसव्वुर को लेके जाते हैं रिसीवर तक। बस इनकी इतनी की अहमियत होती है, इतना कि इनका किरदार होता है। अल्फाज के अलावा आपको पता है बाज़ औक़ात हम कुछ जेस्चर्स इस्तेमाल करते हैं अपने उन ख्यालात का इजहार करने के लिए। मुझे गुस्सा आया तो मैंने अपने उस गुस्से की फीलिंग्स का इजहार मैं अपने चेहरे पे कुछ तासुरात पैदा करके भी कर सकता हूँ। यानी अल्फाज ही वो ऐसे सिंबल्स नहीं होते जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये हमारे जो जेस्चर्स होते हैं ये भी सिंबल्स ही होते हैं। ये भी अपने साथ कोई ना कोई मफहूम और थॉट या कोई कंसेप्ट रखते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात कुछ विजुअल्स आपको मैं दिखा सकता हूँ, कुछ तस्वीरें दिखा सकता हूँ, कुछ स्लाइड्स बना के दिखा सकता हूँ। यानी जो कुछ भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने थॉट्स को आप तक
तक पहुंचाने के लिए जितने भी सिंबल्स इस्तेमाल कर रहा हूं उन सिंबल्स में कन्वर्ट करने का ये जो प्रोसेस होता है इसको एनकोडिंग कहा जाता है। अब देखिए ये जो एनकोडिंग होती है ये मैन टू मैन वेरी करती है। ये सलाहियत होती है हर इंसान की। कुछ इंसान ऐसे होते हैं वो जो थॉट्स उनके जहन में आ रहे हैं उनको 100% वो कोडिंग करके सिंबल्स में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। यानी इसके लिए हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो रवैया है ख़ास तौर पे वो भी बड़ा मैटर करता है। यानी हम गुफ्तगू में पूरी तरह से इन्वॉल्व ही नहीं होते, जिसकी वजह से वो जो थॉट्स हमारे जहन में होते हैं उनको पूरी तरह से हम एनकोड भी नहीं कर पा रहे होते। तो ये जो एनकोडिंग वाला प्रोसेस है ये बड़ा सेंसिटिव प्रोसेस होता है। अक्सर प्रॉब्लम यहीं पर आती है, यानी मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ लेकिन कह कुछ रहा हूँ। यानी मेरे जहन में जो ख्यालात आ रहे हैं वो और हैं, लेकिन मेरे अल्फाज के ज़रिए, मेरे हरकत व सकनात के ज़रिए जो मुंतकिल हो रही हैं, जिनको मैं एनकोडिंग करके एक मैसेज की शक्ल दे रहा हूँ, वो मैसेज कुछ और तरह का है या उसमें किसी चीज़ की कमी है। तो एनकोडिंग बहरहाल एक बड़ा ही सेंसिटिव और एक बड़ा ही अहम स्टेप होता है कम्युनिकेशन का। तो जब मैं अपने ख्यालात को, या जो सेंडर होता है वो अपने ख्यालात को एनकोड करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर तीसरे नंबर पे वो क्या करता है? तीसरे नंबर पे आता है ट्रांसमिशन। यानी वो उस एनकोडेड मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, अगले शख्स तक, रिसीवर तक पहुंचाता है। लेकिन उसको उस तक पहुंचाने के लिए वो मुख्तलिफ़ तरह के चैनल्स इस्तेमाल करता है, मीडियम्स भी हम उनको कह सकते हैं। वो जो चैनल्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। यानी मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं वीडियो कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जूम वगैरह ये मुख्तलिफ़ तरह के चैनल्स ही हैं जिनको मैं इस्तेमाल करके अपने एनकोड किए हुए मैसेज को, जो मैंने मुख्तलिफ़ अल्फाज में एनकोड किया हुआ है, ये जो मैसेज है ये मैं आप तक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और ये मैसेज आप तक इन्हीं चैनल्स के ज़रिए ही मुंतकिल हो रहा है। अब ये जो चैनल्स होती हैं इनकी भी बड़ी अहमियत होती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। बाज़ औक़ात इन चैनल्स में गड़बड़ हो जाती है, यानी ये मेरा जो माइक है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, या आप जो सुन रहे हैं हेडफोन आपने जो लगाया हुआ है वहाँ पे आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही, सिग्नल्स का प्रॉब्लम्स आ रहा है, या बाज़ औक़ात नॉइस जो होती है, नॉइस आवाज़ वो बड़ा हमें डिस्टर्ब कर रही होती है, जिसकी वजह से हम पूरी बात नहीं सुन पा रहे होते। इन चैनल्स को इस्तेमाल करके, या क्लासरूम के अंदर फ़ेस टू फेस जब हम बात करते हैं वो भी एक चैनल ही होता है। फ़ेस टू फेस बात करते हुए भी बाज़ औक़ात रास्ते में कुछ रुकावटें आ जाती हैं। कोई पंखा क्लास में ऐसा चल रहा है जिसका बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बार बार इंटरप्शन हो रही है, डिस्टर्बेंस का इन्वायरमेंट है, क्लासरूम से बाहर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ शोर कर रहे हैं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर भी बाज़ औक़ात कुछ रुकावटें आ रही होती हैं ट्रांसमिशन के प्रोसेस के अंदर। तो ये ट्रांसमिशन जो है इसको हम तीसरा स्टेप कहते हैं कम्युनिकेशन का। यानी एक दफ़ा रिपीट करें, बात शुरू हुई थी सेंडर से। सेंडर ने सबसे पहला स्टेप क्या लिया कि उसने अपने ब्रेन में, अपने माइंड में कुछ थॉट्स को, कुछ ख्यालात को तरतीब दी। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप पे फिर उसने क्या किया, उन ख्यालात को कुछ वर्ड्स के अंदर, कुछ सिंबल्स के अंदर एनकोड कर दिया, यानी उनको कन्वर्ट कर दिया कुछ ऐसे अल्फाज में, कुछ ऐसे विजुअल्स में, कुछ ऐसे सिंबल्स में जिनको रिसीवर जो है या तो देख सकता है या वो कम से कम उनको सुन सकता है। तो ये एनकोडिंग वाला प्रोसेस, ये जो दूसरा स्टेप होता है ये होता है। और तीसरे नंबर पे फिर क्या होता है, ट्रांसमिशन। वो जो एनकोड किया हुआ मैसेज है वो फिर उसको ट्रांसमिट करता है रिसीवर की तरफ, और ट्रांसमिशन के लिए वो मुख्तलिफ़ तरह के चैनल्स को इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ़ तरह के मीडियम्स को इस्तेमाल करता है। और ये आजकल मार्केट में नए नए, आपको पता है, सोर्सेज आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जो मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन है या टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये हम एक अलहदा टॉपिक भी बनाएंगे। ये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, इनको बहरहाल इस्तेमाल करके हम ट्रांसमिशन करते हैं। ये तीसरा स्टेप होता है। और चौथे स्टेप पे फिर जाके क्या होता है, उसको हम कहते हैं कि जो रिसीवर होता है रिसीव्स द मैसेज, यानी जो हमने मैसेज भेजा होता है वो फिर उसको रिसीव करता है।
रिसीव कहाँ पे करता है, या तो वो अपनी आँखों पर करता है या अपने कानों पर करता है। यानी या तो विजुअल्स की शक्ल में है तो वो साफ सारे अपनी आँखों से उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है, रिसीव करता है। और अगर हम बोल के फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर अपने कानों से और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी वो देख रहा होता है। तो ये कान और आँखें ये बैक वक्त इस्तेमाल हो रही होती हैं रिसीवर की तरफ से कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान। और वो फिर क्या करता है, वो ये करता है कि उस रिसीव किए हुए मैसेज को वो फिर डी कोड करता है। यानी पांचवा जो स्टेप होता है उसको हम डी कोडिंग कहते हैं। यानी वो मैसेज रिसीव कर लिया, उसने वो अल्फाज सुन लिए अपने कानों पर, इस पर्दे पर उसने रिसीव कर लिए, लेकिन अब क्या होता है, अब उसका यहाँ से उसके ब्रेन में फिर एक सिग्नल जाता है, और वो जो सिग्नल होता है वो इस चीज़ का होता है कि उसका जो ब्रेन है वो इस सिंबल में से ये जो कोड्स भेजे गए हैं कान के ज़रिए, इन कोड्स में जो मैसेज जो छुपा हुआ है, जो मफहूम है इसका, वो उसको अलहदा करे। वो फिर ब्रेन आगे जाके ये काम करता है और इन कोड्स में से मैसेज को अलहदा करने वाला जो प्रोसेस होता है उसको फिर हम डी कोडिंग कहते हैं। यानी अभी जो डी कोडिंग होती है ये भी एक बड़ा अहम कह लें कि स्टेप होता है। ये जो रिसीवर होता है उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, उसका जो सेंडर है उसके साथ रिलेशनशिप बाज़ात ये भी बड़ा मैटर करता है, और उसकी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। मैंने जो मैसेज ट्रांसफ़र किया वो हो सकता है उर्दू में हो, लेकिन जो सुनने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा बेहतर समझता हो, उर्दू में उसकी उतनी फ्लुएंसी, उतनी एफिशिएंसी ना हो, तो वो शायद जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो उसको उतना नहीं समझ पाएगा जितना मैं उसको उस तक पहुँचाना चाह रहा था। तो ये जो लैंग्वेज होती है रिसीवर की, जो पर्सनल रिलेशनशिप्स जो होती हैं बाज़ात ये भी बड़ा मैटर करती हैं। यानी अगर सुनने वाला आपका दोस्त है, आपके साथ मुखलस है, वो आपके साथ किसी किस्म का कोई हसद, को बुग़्ज़, को कीना, इस तरह की चीज़ नहीं रखता, तो वो फिर आपकी बात को पूरी को समझ लेगा। लेकिन अगर वो इस तरह के जज्बात में उलझा हुआ है, उसके अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं आपके बारे में, तो वो फिर कभी भी आपकी बात को मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, वो पूरी तरह से डी कोडिंग ही नहीं कर पाएगा, या मुमकिन है वो पूरी तरह से आपका मैसेज रिसीव भी ना करे। यानी मैसेज अगर पूरा रिसीव ही नहीं उसने किया तो फिर साफ साफ है बात अधूरी रह गई, या फिर पूरा रिसीव कर लिया है लेकिन वो उसमें उसको डी कोडिंग के दौरान वो कुछ चीज़ों को स्किप कर गया है, उसका जो ब्रेन है वो शायद उसका लेवल वो नहीं था, या वो कुछ इस तरह की उलझनों में मुब्तला था सेंडर की शख्सियत के बारे में, तो वो फिर जो मैसेज 100% उसने रिसीव कर लिया है, लेकिन मुमकिन है डी कोडिंग करते हुए वो उसमें से 50% जो है वो उसको मिस कर जाए। तो ये जो डी कोडिंग वाला प्रोसेस होता है ये भी बड़ा अहम होता है, ये 5वां स्टेप होता है। और फिर 6ठे नंबर पे आ जाता है फीडबैक। अब उसने मैसेज आपका रिसीव कर लिया, सेंडर की बात उस तक पहुंच गई, उसने डी कोड भी कर ली, लेकिन क्या ये प्रोसेस सही तरह से मुकम्मल हो गया है, क्या उसने आपकी बात को पूरा समझ लिया है या कहीं पे कोई कमी रह गई है, इसका पता चलता है फिर फीडबैक से। वो फीडबैक अपने बॉडी लैंग्वेज से भी देगा, सर हिला के देगा, या मतलब वो आपकी बात का इनकार करेगा, या आपसे वो कुछ सवाल पूछेगा कि नहीं मुझे बात पूरी समझ नहीं आई, कुछ और बताओ। तो इस तरह से करके सेंडर और रिसीवर के दरमियान ये सिलसिला चलता रहता है। तो कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस फिर ऐसे करके ये घूमता रहता है भैया। तो ये 6 इसके स्टेप्स हैं। फीडबैक अगर पॉजिटिव हो रहा होगा तो साफ ज़ाहिर है जो सेंडर है वो ज़्यादा एंथुजियास्टिक होगा, ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो अपनी बात को मतलब आगे बढ़ा रहा होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव फीडबैक की बजाय नेगेटिव फीडबैक आएगा तो फिर जो सेंडर है वो शायद अपने अल्फाज का चुनाव डिफरेंट कर ले, या वो सिंबल्स कोई और इस्तेमाल करे, मतलब सुनाई है बात आपको समझ नहीं आई तो मुमकिन है अगर विजुअल्स कुछ दिखा दिए जाएं फिर आपको समझ आ जाए, तो वो सेंडर फिर अपनी पॉलिसी को चेंज भी कर सकता है फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये है जी कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस। ये जो आपको टॉपिक में प्रोवाइड करूँगा इसमें ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ लिखी हुई हैं। असल बात यही है जो मैंने आपको समझा दी है, बाकी इसमें कुछ जुज़ियात हैं, कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं जो आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगी, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से इसको देखें और
इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें, बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। ये मतलब एक अहम टॉपिक है। तो मेरा ख्याल है बस आज के लेक्चर के लिए ये काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम जो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, हम उनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।